सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को हमारा नमस्कार, यानी कि नेहा शर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। तो दीपा जी, आप बताइए कि आप कैसी हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है हमारी। और अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आप कैसी हैं? हम भी अच्छे हैं। अब जो नया नॉर्मल आ गया है, कह सकते हैं कि बस इस तरह से रहना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, दूरी बना कर रखनी है। ये सारी चीजें अब धीरे धीरे हम ग्रहण करते जा रहे हैं और उसके हिसाब से तो अब सब सही है। बिल्कुल, और ध्यान तो रखना ही है नेहा। बता रहे हैं ना कि आंकड़े भी बता रहे हैं, कहीं कहीं किन्हीं प्रदेशों में वापस से कोविड थोड़ा बढ़ रहा है। हमें ढिलाई नहीं करनी है, अभी भी ध्यान रखना है। और वैक्सीन आ गई है और जब जब जिसका नंबर आते जाता है, यानी एक आयु के हिसाब से जैसा नंबर आ रहा है उस हिसाब से अपनी वैक्सीन लगवाएं, सुरक्षित रहें, लेकिन फिर भी ढिलाई ना बरतें ताकि किसी तरह से मुक्ति मिले इस चीजों से। अगर सब मिलके ध्यान रखेंगे तो शायद इससे बहुत जल्दी हम निजात पा लेंगे। लेकिन क्या आपको ये ध्यान है कि हम अब सखी सहेली कार्यक्रम में आ गए हैं, तो अब आ ही गए हैं तो कुछ चीजें तो बातें तो लाए हैं, हम बातें करने के लिए बहुत सारी चीजें लाए हैं। आज क्या क्या होने वाला है? आज सखी विशेष में क्या है भाई? आज सखी विशेष में सुचेता कृपलानी की हम बात करेंगे, जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रृंखला में हम आज बात करने वाले हैं ययाति इस उपन्यास की, जो कि विष्णु सखाराम खांडेकर का उपन्यास है। और नेहा, आज है विश्व वन्य जीव दिवस, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और भी हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बताया भी अपने श्रोताओं को, उन्होंने देखा भी होगा, तेरा घर के बारे में हम बातें करेंगे। तो वो क्या बातें करेंगे, वो तो जब जैसे जैसे हम घर की बातें हैं ना, तो घर की बातें तो बाद में करें। पहले हम बातें करते हैं पूरे देश की, क्योंकि ये पूरा देश भी हमारा एक घर है। और इस घर की जब हम बात करते हैं तो इसकी सुरक्षा की बातें आती। कई बार ऐसी स्थिति हुआ करती थी उस वक्त में, जब आजादी का दौर था। उस वक्त में बहुत सी परेशानियां थी, बहुत सी मुश्किलें थी जी। उस वक्त जो हमारी वीरांगनाएं, हमारी सखियां थी, उस वक्त की सखियां ही कह सकते हैं हम, सबके साथ हमारा नाता है। तो उस वक्त की जो सखियां थी, उन्होंने किस तरह से संघर्ष में साथ दिया और किस तरह से देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने योगदान दिया। उस वक्त के युवा तो बस यही सोचा करते थे कि कैसे हमारा देश आजाद हो और हम किस तरह से उसमें भाग ले सकें और क्या क्या हम कर सकते हैं हमारे तौर पे। बिल्कुल। तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है सुचेता कृपलानी। और वैसे देखा जाए तो भारत में हमेशा महिलाओं ने अपना योगदान देने में कमी नहीं रखी है। खासकर जब भी बात देश की आती है तो महिलाएं हमेशा आगे आती हैं और अपना योगदान देती ही हैं। और जिस क्रांतिकारी महिला की हम आज बात करने वाले हैं, वो 25 जून 1908 में पंजाब के अंबाला में जन्मी थी। सुचेता मजूमदार उनका नाम था और इन्हें बाद में हमने सुचेता कृपलानी के नाम से जाना। उनके पिता एक सरकारी चिकित्सक थे, इसलिए पिता के तबादले के कारण उनको भी अलग अलग जगहों पर रहने का मौका मिला और प्रारंभिक जो उनकी शिक्षा थी वो कई शालाओं में पूरी हुई, अलग अलग जगहों में। और नेहा, सुचेता कृपलानी जी को भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पे भी जाना गया है। लेकिन ये ठीक है कि वो इस पदवी के लिए वो प्रसिद्ध है, लेकिन ये रास्ता यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए आसान नहीं था वो रास्ता उनके लिए। और बचपन जो उनका, अगर हम बात करें कि बचपन उनका कैसा बीता, तो बचपन अलग अलग शालाओं में शिक्षा लेने के बाद आगे की पढ़ाई दिल्ली में पूरी करके सुचेता कृपलानी ने दिल्ली में ही इतिहास विषय में स्नातक की डिग्री ली जी। और महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन करने वाली सुचेता कृपलानी का नाम हम कहें कि उन चंद महिलाओं में शामिल होता है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की नींव रखने में शामिल रही हैं। बिल्कुल, एक बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी जब वो गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया था। कह सकते हैं किशोरावस्था थी उसी वक्त। 15-16 साल की उम्र में हमने तो ऐसा कुछ सोचा ना होगा जब वो इस तरह के काम किया करती थी। वो दौर ही कुछ ऐसा था। बिल्कुल।
और उनकी मुलाकात हुई थी उसी वक्त, वो जब गांधी जी के साथ रहा करती थी, उस वक्त उनके उस समय के जो प्रमुख नेता थे जेबी कृपलानी, उनसे उनकी मुलाकात हुई, जिन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से जाना जाता है। और 18 साल की उम्र थी उनकी जब उन्होंने अपने से 20 साल बड़े जेबी कृपलानी जी से शादी कर ली थी। 21 साल की उम्र में उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया था कि वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में एकदम कूद जाएंगी और उस पे पूरा अपना जो भी जीवन है वो न्यौछावर करेंगी। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ इस तरह से आईं, उनके पिता और बहन की असामयिक मृत्यु ने उन्हें परिवार की ओर मोड़ दिया और वो उन जिम्मेदारियों में वो लग गईं कुछ दिनों के लिए। हाँ, और अपने पति आचार्य कृपलानी के साथ सुचेता कृपलानी ने राजनीति का रुख तो ले ही लिया था और 1940 में उन्होंने प्रमुख महिला संगठन की स्थापना की थी। मतलब उन्होंने बहुत महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हाँ, कि आगे बढ़ें और करें देश की स्वाधीनता के लिए कुछ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वो काफी सक्रिय भी रहीं और उन्हें 1 साल के लिए जेल में भी रहना पड़ा अपने इस आंदोलन में शामिल होने के कारण। और 1946 में वो संविधान सभा की सदस्य बनी और 49 में फिर उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद सुचेता कृपलानी राजनीति में भी बाद में भी वो सक्रिय बनी रही। जी, 1962 में उन्होंने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़के उन्होंने जीत हासिल की और पहले वो श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग विभाग की कैबिनेट मंत्री बनी और साल 1963 में वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 1963 से लेकर 1967 तक वो इस पद पर आसीन रही। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ और 1971 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और दिल्ली में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उनकी संतान नहीं थी, उन्होंने अपना सारा धन और जो भी संपत्ति उनकी थी वो सब लोक कल्याण समिति को उन्होंने दान कर दिया। सुचिता जी ने एक आत्मकथा भी लिखना शुरू की थी नेहा, जिसका नाम था एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, यानी कि एक अधूरी आत्मकथा। ये 3 भागों में प्रकाशित हुई। 1 दिसंबर 1974 को सुचेता कृपलानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुचेता कृपलानी मन से कोमल और विचारों से दृढ़ महिला थी और अपने कर्मों से एक मिसाल बन गई। ऐसी हर महिला को हम नमन करते हैं जिनके योगदान ने कई महिलाओं के लिए मार्ग खोले और मार्गदर्शन देती आ रही है। बिल्कुल, और देश के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ करने की ठानी और कुछ ना कुछ करके दिखाई। महिलाओं का स्थान एक प्रशस्त किया उन्होंने। जी। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू,
जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। देश के लिए जो ये गीत जब सुनते हैं, देशभक्ति का गीत, तो एक अलग सा रोमांच होता है मन में। ऐसा लगता है ना कि कुछ तो खास बात है इन बातों में। हाँ, और फिर तब मन में भी आता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमारी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो वक्त था कि जब स्वाधीनता का युग चल रहा था, जी। तो हर युवा वही सोच रहा था कि मुझे अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए कुछ करना है। तो ठीक है, आज भारत हमारा आज़ाद है, लेकिन आज भी हम अपने तौर पे जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी हाल में हैं, जैसे कि फिलहाल अभी, कि हम ये ध्यान रखें कि भाई ये जो कोविड के लिए जो हम लड़ रहे हैं, तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का भी अगर हम ध्यान रख लेते हैं, तो एक जिम्मेदारी निभाने की बात होती है कि भाई आजादी के वक्त जो जिम्मेदारियां थी उस वक्त के युवा को लग रही थी, तो अभी के वक्त में भी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनको हम घर बैठे कर सकते हैं। मतलब अब तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि अगर आपको कोई काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। हाँ। तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको निभाने में कई बार हम असफल हो जा रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं या पशु पक्षी हैं, उनका भी ध्यान रख लिया, देख लिया थोड़ा सा उन्हें कहीं पे। कभी नहीं है, हमें पसंद आते हैं कि हम घर में कहीं कहीं पे पालतू जानवर होते हैं कि कहीं बिल्ली कोई पालते हैं, कोई लोग कुत्ते पालते हैं, और जहां अगर सड़क पे इसी तरह के कोई कुत्ते को या बिल्ली को या कोई और जानवर को हम जब देख लेते हैं ना कि भाई उसको चोट लग गई है या वो एक्सीडेंट हो गया है, तो कितना बुरा लगता है। तो ऐसी भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका कि हम और अपने देश की बात करें तो उसमें सभी आते हैं, हम जैसे मानव आता है, इंसान आता है, तो उसी तरह से जो हमारे वन्य जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, सब हमारे देश का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। और आज विश्व वन्य जीव दिवस भी है, जो कि क्यों मनाया जाता है, ऐसा आप हमें बताने वाली हैं? बिल्कुल। आप कहती हैं तो मैं बता देती हूँ। बिल्कुल, आप बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेहा 2013 को ये तय किया गया कि हर वर्ष 3 मार्च को ये जो आज का दिन है, विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इस दिन ये क्यों मनाया जाता है कि इस दिन जो लुप्त हो रही वनस्पतियां हैं या जंगली जीव जो है, जीव जंतु हैं, उनके प्रति जागरूकता फैले और इसका प्रयास किया जाए। और ये शुरुआत हुई थी थाईलैंड में। थाईलैंड थाईलैंड का ये विचार था, जो उन्होंने कहा था कि इस तरह जो लुप्त हो रही है उनके लिए एक दिवस होना चाहिए जिससे हम जागरूकता फैला सकें, और इसे फिर सभी ने स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये कहा गया कि भाई 3 मार्च के दिन ये दिन मनाया जाएगा, ताकि सभी के अंदर जो दुनिया में वनस्पतियों और जीव जंतुओं को लेकर जो जागरूकता फैलानी जरूरी है वो हो, ताकि उनका अस्तित्व बचा रहे। जब हमें किसी चीज के बारे में पता होगा तो हम उसे पहचानते हैं, तो फिर हम उसे संरक्षित करने की कोशिश करेंगे या उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। तो इससे संबंधित ये है। और क्या हो रहा है, बहुत सारी अब ऐसी वनस्पतियां हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके तो हमें नाम ही नहीं पता है, बहुत सारे लुप्त भी होते जा रहे हैं। और इसी तरह से बहुत सारे जानवर भी हैं जो कि लुप्त होते जा रहे हैं, या तो क्योंकि जंगल छोटे होते जा रहे हैं या कि उनका शिकार हो जाता है और हम उतना अब उसके प्रति सक्रिय नहीं है, या हमारा यूं कहें कि उतना ध्यान नहीं है कि हाँ ये भी हमारी ध्जिम्मेदारी है, हम ध्यान रखें, क्योंकि ये भी हमारे ही जो आसपास का हमारा जो हिस्सा है, सिर्फ हमारा घर नहीं है, हमारे जो आसपास हरियाली है या बाग बगीचा भी अगर आपके घर के पड़ोस में कहीं है ना, तो उस पे भी थोड़ा सा ध्यान रहे, वो वहां पे साफ सफाई रहे। और वहां पे जो पशु पक्षी जैसे सुबह सुबह आ जाते हैं, कभी आपने देखा होगा तोते का झुंड आ जाता है, वो कितना अच्छा लगता है, कितना प्यारा लगता है। और जब हम लोगों को ये कोविड का जब समय चल रहा था, जैसे पिछले साल जब जून जुलाई हमें कहीं नहीं जाना था, तो हमने ऐसे पक्षियों को, ऐसे पंछियों को बहुत देखा। बिल्कुल। और उस समय कितने सारे जो ऐसे जीव जंतु जो कि कभी शहरों में हम देख नहीं सकते थे, बल्कि उनके जो जगह होती हैं, जो जंगल की जगह होती है, वहां भी बड़ी मुश्किल से वो दिखते थे, वो शहरों में आ रहे हैं, मोर नाच रहे हैं शहर में। इस तरह की चीजें जब हम देखे तो हमें कितना अच्छा लगा। तो इससे एक
छोटी सी जागरूकता तो हमारे अंदर फैली कि हम जो इंसान हैं उन्होंने इतना दखल दिया हुआ है कि जो जीव जंतु हैं वो शांति से नहीं रह पाते। बिल्कुल। तो जब सारे इंसान कैद थे तो उन्हें वो एक आजादी मिली जिसके कारण वो खुशी से झूम रहे थे। क्योंकि उनका जो नैसर्गिक स्थान है या उनका जो घर है वो है जंगल, और जंगल में होती है शांति। और हम तो इतना शोर शराबा करते हैं, हमारे यहाँ पे गाड़ियां चलती हैं, हम खुद आते जाते हैं, या कहीं ना कि ध्वनियां, मतलब अलग अलग प्रकार के हम लोगों के साउंड के इतने जब शोर शराबे होते हैं तो वो छुप जाते हैं, होते हुए भी वो छुप जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। और तो यहाँ पे भी हम लोगों का थोड़ी छोटी छोटी ही जिम्मेदारी करें, भले ही बहुत बड़े तौर पे आप ये किसी संगठन के साथ नहीं जुड़ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके आसपास बगीचे या बाग हो तो वहां पे भी थोड़ा देख लें कि हाँ कहीं पे अगर पंछी आ रहे हैं, थोड़ा पानी या अपने घर के चौबारे पे आपने रख दिया। बिल्कुल। और कई बार जी, और कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी भाग दौड़ में इतने में लगे रहते हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता है कि कौन सा जीव हमारे आजू बाजू में है, कौन सी नई वनस्पति उग गई है, क्या है, तो इसकी ओर तो हम ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल। हमें लगता है कि हम अपने काम में इतना उलझे हुए हैं कि हमें ऐसा लगता ही नहीं। और उस वक्त हम थोड़ा सा बैठे थे तो अपने पास की खिड़की में अगर एक तोता भी आकर बोल रहा है, एक मैना भी बोल रही, तो हमें वो जो छोटी छोटी जो उनकी बोली है उससे हम उनको पहचान रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, और हमें तब महसूस हो रहा है कि नहीं ये तो बड़ी अच्छी चीजें हैं जिसे हमने सबने नजरअंदाज किया, हमने देखा नहीं, और अब हमें वो सारी चीजें अच्छी लग रही क्योंकि हम अकेले शांति से बैठे हैं और शांति से ये सारी चीजें देख रहे हैं। जी। और एक और रहता है ना कि जैविक चक्र यानी कि इकोसिस्टम हम जिसको कहते हैं, वो भी अगर उसमें भी सामान्यता बनी रहे, वो बिल्कुल समान पे रहे, बैलेंस में रहे, उसके लिए जरूरी है कि भाई छोटी से छोटी चींटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और अगर बड़े से बड़ा जानवर कहें कि बाघ या शेर या चीते की बात करें तो वो भी उतना ही इस जैविक चक्र में महत्वपूर्ण, उनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो हर एक का अपना स्थान है, जैसे मनुष्य का स्थान है। तो किसी की भी को हम ये कम नहीं आंक सकते कि नहीं भाई ये वाला जानवर या ये वाला पंछी या ये वाला ये इस तरह के वनस्पति भी हमें नहीं चाहिए, ये नहीं हो सकता। ये तो प्रकृति है, प्रकृति ने क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए हर छोटी से छोटी चीज वनस्पति भी बनाई और बड़े से बड़े कहें कि जानवर भी बनाए। हाँ, वो कह सकते हैं ना कि सबका अपना अपना एक स्थान तय है, और अगर उस स्थान से उसको हटा दिया जाए या कोई लुप्त हो रही है, कोई प्रजाति लुप्त हो रही है वन्य जीवों की या ऐसा कुछ है, तो उनसे वो बिल्कुल कम से कम होते जा रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं वो जैविक चक्र है जो वो कहीं ना कहीं हिलेगा और उससे कुछ परेशानियां तो आएंगी, क्योंकि एक जो चक्र है कि वो इसके जरिए अपना पेट भरता है, वो इसके जरिए अपना पेट भरता है, तो इस तरह से एक समानता और एक चक्र जो हम बचपन में पढ़ा करते थे उसका महत्व अब धीरे धीरे समझ में आएगा, ये कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए ही विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जा रहा है, जिसका 2021 में इसकी थीम रखी गई है जंगल और आजीविका की रक्षा, ताकि बचे रहें लोग और ये ग्रह। तो ग्रह को बचाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है कि वन्य जीव जंतु सब बचे रहें, जंगल हमारा बचा रहे, जो कि अब धीरे धीरे हम जो एक दखल बढ़ती जा रही है कि कटाई हो रही है, हर जगहों पर इमारतें बन रही हैं, बहुत ज्यादा बहुतायत, तो बाघ आ जाते हैं, कभी हम अक्सर सुनते हैं कि इस जगह बाघ घुस गए या शेर आ गए, तो उस तरीके के जो जंगली जीव हैं वो आ जाते हैं, वो दरअसल आ नहीं जाते हैं, हमने उनका घर छीन लिया है, तो वो भी जहाँ हमने उनका घर बना लिया वो भी तो कभी हमारे घरों में या हमारे रहने की जगह पे दखल अंदाजी कर सकते हैं। पर वो दखल कहाँ कर रहे हैं, वो दखल तो हमने कर दी है इतनी कि वो बेचारे आ रहे हैं कि भाई थोड़ी थोड़ी जो जगह है उन्हें थोड़ी मिल जाए। कभी हम घूमते घूमते कभी बाहर निकल जाते हैं ना, तो कुछ इस तरह का मामला है। तो इस विषय पर हम और भी अच्छी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पशु पक्षी वन्य जीवों की वनस्पति की इतनी बातें हो गई, तो एक अच्छा सा गीत नहीं सुनते?
तो ये गीत सुनते हुए दीपा जी कुछ याद आया आपको? जब आप ही बोलिए, चलिए। नहीं, चलो तुम बताओ। जी, जब आंगन में आकर कौवा अगर पेड़ पर बैठ गया और उसने घर में बोल दिया उसने, अब जब काव काव की उसने रट लगा दी, अब तो हम भगा देते हैं, लेकिन पहले कितना उसकी आवभगत की जाती थी। और ये भी बोलते थे ना कि कोई तो आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है, और आज कौवा आया है तो कुछ तो काव काव जो हो रही है, कुछ अच्छा होने वाला है। वो अलग अलग व्यक्तियों का नाम लेकर बोला जाता था, और जिसके नाम पर वो उड़ जाता था, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वो पर्ची निकलते थे कि जिसके नाम पर वो उड़ गया वही घर आने वाला है। हाँ। और कई बार आ भी जाते थे, इत्तेफाक होता था, या कह सकते हैं कि सच में ऐसा कुछ था, हम तो बता नहीं सकते। वो तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये खेल जरूर खेला है, शायद बहुत सारे हमारी सखियों ने खेला भी होगा। हाँ, अपनी दादी नानी उनके साथ में हम बैठ जाते थे और हम यही सब देखते रहते थे कि भाई वो इसके नाम पर, हम नाम सुझाते रहते थे, ये आएंगे शायद, वो आएंगे शायद, और वो नाम लेती जाती, और एक बार में तो वो बूढ़ ही जाता था कभी ना कभी। और इसे एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है, हमारे पड़ोस में पहले हम जहाँ रहा करते थे, हमारे पड़ोसी, उनके बच्चे, उनका बेटा विदेश में रहता है, वो अभी भी रहता है। तो वो जहाँ पहले उस वक्त जब वो गया था अपना नौकरी करने के लिए, तो वो जिस अपार्टमेंट में रहता था, वहां तो छोटे छोटे घर होते, अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन वहां पे तोते, बड़े बड़े तोते हुआ करते हैं, अभी भी हैं। तो वो जब ऑफिस से आता था 6 बजे, तो उसने देखा कि एक तोतों का जोड़ा उसकी बालकनी में रोज आके बैठता है। तो जब उसको देखने लगा ना, तो उसने सोचा चलो इनको कुछ खिला देते हैं। तो उसको अच्छा लगता था, तो पहले थोड़ा सा उसने पानी रखना शुरू करा, उसके बाद वो हाथों में दाने लेकर के रोज बैठ जाता। जब वो ऑफिस से आता तो वो तोतों का जोड़ा रोज आ जाता, और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वो ये होने लग गया कि तोते का वो जो जोड़ा है, वो इसको इतने, जो इनका बेटा है उसको इतने अच्छे से पहचानने लग गया कि जैसे ही वो उस घर में घुसा, वो जोड़ा रोज आकर के बालकनी में बैठ जाता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जीव, ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकते हैं, तो उनके मन में भाव नहीं है, या वो इस प्रेम की इस भावना को समझते नहीं है, या अपने मन की भावना उनके अंदर नहीं है। वो देखो ना कैसा उनको पता चल जाता है कि हाँ, इसने दरवाजा खोला है तो यही मुझे आकर के खिलाएगा। हाँ, और आप लगातार किसी एक जगह पर अगर दाना देते तो जो पशु पक्षी होते हैं वो बिल्कुल पहचानते हैं आपको, और वो जानते हैं, और आपने कुछ बोला तो वो तुरंत मान भी जाते हैं। आपने कहा रुक जाओ तो रुक जाते हैं। आप कुछ भी कहते हैं उन्हें तो वो बड़ी बड़ी आसानी से मानते हैं, और वो समझते भी हैं, और अपना प्यार भी वो दिखाते हैं। बिल्कुल अपनी तरह से जैसा दिखा सकते हैं वैसा वो दिखाते ही हैं अपना प्यार। बहुत से लोगों को बिस्किट वगैरह खिलाने का शौक होता है, तो उसको देख करके देखो, अगर आपके कॉलोनी में कहीं कुत्ते हैं तो वो आ जाते हैं उनको देख करके ना, कि उन्हें दूर से देखकर वो पूंछ हिलाने लगते हैं प्रेम से। और जो बिल्लियां होती है वो पैर के पास आकर वो रगड़ने लगती हैं पैर को, तो आपको पता चलता है वो उनका अपनापन है। वो आपको उन्होंने अपना मान लिया है, तो फिर वो ये सब चीजें आपके लिए करेंगे। बिल्कुल नहीं माना है तो फिर वो गुर्राएंगे, क्योंकि आपने अगर आपने उन्हें गुस्से से देखा या आपने उन्हें मारा, कई लोग होते हैं जो पत्थर उठाकर मार देते हैं कई बार, या परेशान करते हैं बच्चे भी, बड़े भी कई बार परेशान करते हैं, तो वो सारी चीजें देखना भी बुरा लगता है। लेकिन वो उस व्यक्ति को पहचान जाते हैं, तो वो उसको उस तरह से, फिर उसी तरह की भावनाएं वो भी उनके लिए देते हैं। जैसी, और जैसे तुम कह रही हो ना कि परेशान करते हैं, इसे परेशान तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, जब पतंगबाजी होती है, खास तौर पे जब संक्रांति के आसपास बहुत पतंग उड़ाते हैं सब लोग ठंड के उन दिनों में, तो जो मांजा होता है पतंग का, उससे कई पंछी घायल हो जाते हैं। उनको इतना मांजा, इतना तेज तराट होता है वो, कांच वगैरह उसमें इस्तेमाल की जाते हैं, तो उसकी वजह से जब वो घायल होकर के गिरते हैं, तो ऐसे संगठन है जो इनको संभालते हैं। और लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, अगर कभी किसी को दिख गया कि हाँ ये कोई पंछी गिरा है नीचे, तो आप अपने उस खेल को थोड़ा सा भूल करके उसकी देखभाल करें। जी, उसको देखभाल करें। पशु पक्षियों के लिए, सभी के लिए संगठन है अलग अलग, जिनमें वो उनकी देखभाल करते हैं। आपको सिर्फ उनको बताना होता है कि यहाँ एक घायल पंछी है, या यहाँ एक घायल, मान लीजिए कोई पशु है, उसके बारे में। वन्य जीवों के लिए भी है, अगर वन्य जीव भी अगर आ गए हैं शहर में और कहीं हैं, और आप असुरक्षित भी महसूस करें, तो उन्हें मारे पीटे नहीं, आप अपने खुद किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करें, ताकि वो, और उन्हें आप बता दें। अब तो सबके पास में फोन होते हैं, इंटरनेट का साधन है, इंटरनेट पर बहुत से ऐसे नंबर मौजूद होते हैं आपके शहर के। बिल्कुल, तो आप उन्हें फोन करके बस बता दें कि वो यहाँ पर एक वन्य जीव आ गया है, या यहाँ एक घायल पशु है, घायल पक्षी है, या फिर सर्प निकलते हैं, सांप काफी निकलते हैं बारिश के मौसम में,
तो भी आप अगर उन्हें मारे ना, उन्हें बता दें, तो वो आकर उन्हें ले जाते हैं सुरक्षित वातावरण में, और अगर वो घायल हैं तो उनकी चिकित्सा कर लेते हैं। बिल्कुल। और बाद में चिकित्सक तो होते ही हैं, जैसे वेटरनरी डॉक्टर हम जो हाँ। कहते हैं वो तो होते ही हैं। तो हम इतने सारे नंबर अगर अपने फोन पर सेव करते हैं तो एक नंबर एक चिकित्सक का भी अगर कर लें तो छोटी सी मदद हो जाएगी, और उसमें ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, हम वहां तक पहुंचा भी दें तो काम हो जाता है। हाँ, और कई बार तो वो खुद, आमतौर पर ऐसा होता है, वो खुद आकर के, उनकी एक टीम होती है, वो आती है और वो खुद लेकर जाते हैं। तो आपको इतनी भी परेशानी, सिर्फ एक छोटी सी परेशानी आप कह सकते हैं कि आपने फोन किया और अगर उन्होंने कहा कि आप इस तरह से उन्हें रहने दें और हम आते हैं, तो वो थोड़ा बहुत होता है कि या तो आपने रुई उनके आसपास रख दी अगर वो बताते हैं तो, हाँ। या कोई कपड़ा अपनी तरफ से, आप कोई भी दवाई या कुछ भी ऐसा नहीं लगाए उन्हें। तो ये सारी चीजें अगर आप कर देंगे तो भी, सर्प के लिए भी सर्प मित्र होते हैं, वो आते हैं, वो सांपों को पकड़ के ले जाते हैं, उन्हें उनके जो कह सकते हैं जंगल है या उनके जो रहने का स्थान है वहां पहुंचा देते हैं उनको। तो उन्हें मारना नहीं है, डर के उन्हें नहीं हानि पहुंचाए, बल्कि वैसे भी अगर आप, जैसे महानगर है मुंबई जैसी जगह पर, ऐसे में किसी कॉलोनी में या किसी बिल्डिंगों के आसपास भी सर्प दिख जाते हैं ना, तो वो यूं ही डर के किसी कोने में ही बैठे होते हैं। तो हमें तो सिर्फ एक फोन करना है, वो सर्प मित्र को बुलाना है, वो आकर के बस उस पे दूर से आप नजर रखिए वो किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और उसके पीछे बिल्कुल मत पड़ जाइए, क्योंकि वो तो खुद घबराया हुआ है, वो आपकी बस्ती में आ गया है। आप सोचिए कि कोई इंसान अकेला जंगल में चला जाए, सारी तरफ वन्य जीव दिख जाए, तो वो कितना घबराएगा। बिल्कुल। तो वैसे ही वो घबराए हुए रहते हैं कि भाई सारी तरफ, सोचिए दूसरे जीव दिख रहे हैं उसे सारी तरफ तो उन्हें देख के वो पहले ही घबराया हुआ है। फिर उस पर अगर हम उन पे प्रहार करने लगते हैं, उन्हें लकड़ी से कोचने लगते हैं, ये सब करते हैं, तो उन्हें और परेशानी होती है। फिर वो खूंखार हो सकते हैं, क्योंकि अपनी रक्षा के लिए सभी अपना बचाव तो सभी करते हैं, तो वो मामला हो जाता है। तो बस ये इतनी भी छोटी छोटी सी ये बातों का भी ध्यान रख लिया ना, तो हम संरक्षित भी कर सकते हैं, और जो हम बोल रहे हैं ना जैविक चक्र, इसमें को भी संयमित रखने में भी हमारा थोड़ा सा हाथ तो हम दे सकते हैं। और बात वनस्पतियों की अगर करें तो देखिए, लुप्त हो रही वनस्पतियां, हमें तो लगता है कि हमारा वनस्पतियों को लेकर जो ज्ञान है वो लुप्त हो रहा है। क्योंकि हमारे जो बड़े बूढ़े थे उन्हें पता था कि भाई ये जो है, हम तो सारी चीजें घास ही समझते हैं, आधे से ज्यादा लोग, हम मतलब अभी हमने अपने लिए लिया है लेकिन आधे से ज्यादा लोग इस तरह से समझते हैं कि वो घास ही समझते हैं। हमें उनके हर एक चीज का उपयोग है, अब वो उसका क्या उपयोग है ये जानकार होना चाहिए कोई ना कोई। बिल्कुल। और देखो ना, आज के जमाने में, अब जैसे इन दिनों में ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी, तो जहाँ बाहर जा ही नहीं सकते, तो बच्चों को तो सामान्य पेड़, बड़े बड़े पेड़, मतलब अगर आप पूछो ना कि ये आम का या अमरूद का या जामुन का कौन सा है, वो भी नहीं बता पाते। तो हम अगर थोड़ा सा कहीं, जैसे कहते हैं ना, जो गार्डन विजिट, छोटे बच्चों को जो लेके जाया जाता है कि गार्डन विजिट, या उनको सब्जी मार्केट का विजिट कराते हैं, कि बताने के लिए कि ये बेटा ये चीज होती है, ये इसका पेड़ है, ये उसका पेड़ है। या हम कभी कहीं घूमने भी जाते हैं, कहीं पे जहाँ जितनी जानकारी हमें है वो तो हम उन तक पहुंचाते ही रहे, उतने तो हम बताते चले। या इस खास तौर पे जैसे ठंड के दिनों में माथेरान या लोनावाला जैसी जगह जब जाते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम जाते हैं, अगर हम जाएं, तो वहां पे स्ट्रॉबेरी जैसी बेरीज बहुत सारी लगती हैं। तो वो एक दिन का पूरा प्रोग्राम होता है जहाँ पे आप घूम भी सकते हो और साथ में आप तोड़ भी सकते हो। तो ये जो महसूस करेगा बच्चा, ये बच्चा क्या बड़े, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हम खुद तोड़ते हैं और वो हमें अपना बॉक्स देते हैं कि ये लीजिए, ये आपका बॉक्स, और आप अपनी स्ट्रॉबेरी या जो भी फल है आप खुद सजाइए, उसका वजन कीजिए और लेके जाइए। तो ऐसे बगीचों में जाना किसे अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से हम बच्चों को उसके साथ जोड़ सकते हैं, खुद हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो वनस्पति है, इसका क्या उपयोग है, क्या नहीं है। पहले फटाफट वो कुछ भी पीस के ला के दे देते थे, हम खा लेते थे, हमें ठीक लगता था। कुछ परेशानी हो रही, अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है। हमें याद है, हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने जब नदियों में नहाया करते थे, तो नदियों में नहाते थे तो कान में पानी घुसता है, तो ऐसे में वो दूसरे कान में पानी डालकर कान का पानी, मतलब आप ये, हम तो कभी ये सोच नहीं सकते हैं कि भाई कहीं हमारे कान में अगर पानी घुस गया है तो उसका इलाज भी पानी से ही होगा। एक कह सकते हैं उसका साथी अंदर जाके उसको साथी को बाहर ले आता है, ऐसा कुछ तो ये जादू ही सा लगता था। तो हम कई बार ये पता करने के लिए भी पानी कान में घुसा लेते थे कि ताकि तो पता चले। कहने को कहते हैं ना वो देसी इलाज जो कहते हैं वो, लेकिन जरूर जानना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ ऐसी
स्थिति आ गई या ऐसी जगह आ गई कि जहां आप तुरंत किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, या आप किसी ऐसी जगह पे हो कि आप तुरंत आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी, तो अगर आपको थोड़ी वनस्पतियों का ज्ञान हो तो हम ये छोटी-छोटी बातों की जानकारी हो तो लेकिन ये वनस्पतियों का ज्ञान जितना हमारे बड़े बुजुर्गों के पास होता था उतना होना चाहिए, वरना कोई भी वनस्पति का उपयोग करना हानिकारक भी हो सकता है। बिल्कुल, यही तो कह रहे हैं कि भाई सही जानकारी हो और सही पहचान हो आपको उस पेड़ की, पौधे की और उसके फायदे की। और बचपन की याद आ गई तो बचपन के खेल खिलौने भी याद आ गए हमें तो चलिए गीत सुन लेते हैं। चलो। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई, टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी, टकबक 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 टकबक। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है मेहरूली में पर घोड़ा अपना अरबी है। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है मेहरूली में पर घोड़ा अपना अरबी है, बात छुड़ा के दौड़ा दौड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। तो हाथी घोड़े की बातें हो रही है, या कह सकते हैं वन्य जीव दिवस पे जब हम बातें कर रहे हैं तो इस पर हमारे कई श्रोताओं ने भी बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, जिसमें से वो कहते हैं कि भाई जो ये जीव जंतुओं के प्रति भी हमें बिल्कुल वैसा ही ध्यान रखना चाहिए जैसा हम खुद के प्रति रखते हैं। बिल्कुल उनका भी ये घर है, हमारा घर है, तो इस तरह की बड़ी अच्छी बातें हमारे श्रोता हमारे साथ कर रहे हैं।
और अच्छी-अच्छी बातें हो रही हैं, तो आप क्या कहती हैं? अच्छी बातें सीखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छा साहित्य, मतलब जैसे घर में बड़े बुजुर्ग तो बताते ही हैं बिल्कुल। कि क्या हो, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है। जी। या जैसे हमने बातें करी ना कि छोटे-छोटे जो वो उनके जो नुस्खे होते हैं, वो भी सीख लें। बड़े काम के होते बड़े हैं। काम के होते हैं वो। और अच्छी किताबें, अच्छी साहित्य, जी। वो भी हमें बहुत, ये भी तो हमारी धरोहर है, हमारी बिल्कुल, और हमारे संस्कृति की। ज्ञान में वृद्धि करते हैं अच्छे साहित्य अगर हम पढ़ते हैं। एक तो हमारी शब्दावली बहुत ही समृद्ध होती है, बहुत सारे शब्द हमारे पास आते हैं, बहुत सारा जो इतिहास के बारे में हमें ज्ञान मिलता है, या अगर हम काल्पनिक कथाएं पढ़ने के शौकीन हैं, तो भी हमें बहुत सी बातें पता चलती हैं, क्योंकि कल्पना शक्ति भी तो जागृत होनी चाहिए ना। बिल्कुल। और जब आप खूब अच्छी किताबें पढ़ी हों या अच्छा साहित्य का ज्ञान हो जाए, तो जब आप जो भाव व्यक्त करते हैं, जी। वो इतने सुंदर तरीके से करते हैं कि कम शब्दों में भी ज़्यादा से ज़्यादा तब लोगों तक बात पहुँचती है और बिल्कुल। बहुत अच्छे तरह से पहुँचती है। तो आज हम कौन से साहित्य की बात करने वाले हैं, जिसके बारे में आप बताना चाह रही हैं हमें? आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ययाति के बारे में बात करने वाले जी। हैं नेहा। और साथ ही इस उपन्यास के जो रचयिता है, साहित्यकार विष्णु सखाराम खांडेकर, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले वे पहले मराठी भाषा के लेखक रहे हैं। जी, तो यानी पहले वो ऐसे लेखक रहे जो मराठी भाषा में लिखते थे और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और उपन्यास के बारे में अगर हम बात करें, इस उपन्यास को हिंदी में भी हिंदी और अन्य भाषाओं में भी उसे कह सकते हैं अनुवादित किया गया। हाँ। तो उसको आप कोई भी पढ़ सकते हैं। ययाति उपन्यास जो है वो चंद्रवंशी वंश के राजा नहुष के 6 पुत्रों में से दूसरे पुत्र ययाति के बारे में लिखा गया है, उनकी कहानी है। और इस कहानी को विष्णु सखाराम खांडेकर ने इस तरह से उन्होंने लिखा जैसे कि ययाति जो है वो स्वयं अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने मुख्य पात्र को लेकर ऐसा कहानी रची है, और वो अपनी खुद की कहानी बता रहे हैं और अपनी जीवन की घटनाओं का ब्यौरा देते हैं, और बाद में उनकी जो उन्हें जो गलतियां लगती है वो स्वीकार रहे हैं। इस तरह से उन्होंने उसे बताया, तो पढ़ने में बहुत ही अच्छी लगती है कहानी। और ये जो कहानी है, इसके बारे में बहुत सारी बातें चलती हैं, और वो उन्होंने लिखा है, विष्णु सखाराम खांडेकर जी ने ये भी लिखा है इसमें कि उन्होंने इस कहानी को लिखते समय कुछ काल्पनिक चीजें भी जोड़ी हैं, क्योंकि उस वक्त क्या क्या हुआ होगा ऐसा सोचकर उन्होंने एक घटनाओं को जोड़ने के लिए वो किया है। और ये ययाति के बारे में जो है, उनके बारे में अगर थोड़ी सी बात हम बता दें, तो ययाति जो है उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था, और देवयानी के साथ उनकी जो सखी थी शर्मिष्ठा, वो भी आ गई थी साथ में रहने के लिए। और ययाति को शुक्राचार्य जी ने एक पत्नी व्रत की प्रतिज्ञा दिलवाई थी, और ये प्रतिज्ञा तोड़ने के कारण ही उनको एक श्राप मिला, जिससे कि वो वृद्धावस्था में आ गए। तो यौवन था उनका, मतलब जवानी के में थे वो, और अचानक वो बुढ़ापे में चले गए श्राप के कारण। उनके कुल 5 पुत्र थे, तो उन्होंने इन 5 पुत्रों से कहा कि मेरे बुढ़ापे के बदले में आप अपना जो यौवन है वो मुझे दे दीजिए। तो कोई भी पुत्र तैयार नहीं हुआ, लेकिन उनका जो सबसे छोटा पुत्र पुरु था, वो इस बात में सहमत हुआ। वो सबसे छोटा था, और एक अगर हमने जो भी इतिहास में जो भी पढ़ा है उस हिसाब से जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वो उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन क्योंकि ये सबसे छोटा था, लेकिन इसने अपना यौवन अपने पिता को दिया, इसलिए उन्होंने उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया, और करीब 1000 वर्ष तक युवा रहकर वो सांसारिक सुख भोगते रहे। लेकिन अंत में उन्हें ये पता चला कि सांसारिक सुख से हम तृप्त नहीं हो सकते। तो उन्होंने वापस आकर पुरु को अपना यौवन दे दिया, और आश्रम वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। और बाद में पुरु के वंशज ही कुरु यानी कौरव आदि आगे बढ़ता गया ये वंश। बिल्कुल। तो देखो साहित्य कितना हमारा समृद्ध है। जब हम इस तरह की बातें पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, जी। तो हमें भी पता चलता है कि हमारा इतिहास क्या है, हमसे पहले बहुत बहुत साल पहले क्या हुआ होगा, या कितना कहते हैं ना कि एक गहरा एक ज्ञान का भी हमें भंडार मिलता है। बिल्कुल। तो इसी उपलक्ष्य में विष्णु सखाराम खांडेकर को उपन्यास के लिए 1974 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सन 1968 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। जी। वे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और आलोचनात्मक निबंध, ये सब विधाओं में भी साहित्य लिखा करते थे। उनको बहुत सारे मतलब विधाओं में उनको विधा ये हुनर था उनका, कह सकते हैं प्रतिभा हासिल थी। और ययाति इस के लिए उनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि मराठी में उस वक्त उनको सम्मानित किया गया।
और इसके अलावा उन्होंने 16 अन्य उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें हृदयाची हा, कांचन मृग, उल्का, पहले प्रेम, अमृतवेल, अश्रु, सोनेरी स्वप्ने, भंगलेली ये शामिल हैं। और उनकी कई कृतियों पर फिल्में भी बनी हैं, मराठी फिल्में बनी हैं, टेलीविजन में उनके सीरियल्स बने हैं, जैसे कि छाया, ज्वाला, हिंदी में भी मिली हैं कुछ, देवता, अमृत, धर्मपत्नी और परदेसी ये फिल्में उनकी बनी हैं। और 1998 में उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। लेकिन कह सकते हैं जो ययाति है उसकी कहानी एक बहुत कुछ सिखा कर जाती, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने की है, तो वो बहुत कुछ सिखा कर जाती कि भाई सांसारिक सुख जो है वो सब कुछ नहीं है। जब आप अपने अंदर से तृप्त होते हैं तभी आप दूसरे को तृप्त कर सकते हैं या खुद तृप्त हो सकते हैं। बाहरी सुख जो है वो सुख नहीं है। इस तरह की कुछ बात, गहरी बात सिखा जाती है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है, रीतों पर धर्म की मोहरे है। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। संसार से भागे फिरते हो। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो। तो इस गाने को सुनकर ऐसा लगता है कि भाई संसार से भागें
या संसार में रम जाएं। दोनों में से एक हमें चुनना है, तो दोनों में से क्या चुना जाए? आप देखो, क्या रहना कहती हैं? तो पड़ेगा संसार में, भागना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, जिंदगी को हम आसान नहीं कर सकते सीधी। इन दिनों में नहीं देखा क्या हमने पिछले कुछ महीनों में कितनी थोड़ी थोड़ी जरूरतें, छोटी छोटी जो जो चीजें घर में उपलब्ध थी उसी से तो हमने काम चलाया। बिल्कुल, तो एक तरीके से संयमित होकर हम जैसा जीते हैं, तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा संन्यास और थोड़ा सा सांसारिक जीवन का एक कह सकते हैं मिला जुला रूप है। और समानता से हम आराम से जी सकते हैं। ज्यादा सुख सुविधाएं ना हो तो भी हम जी सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन फिर भी इंसान सुख सुविधाएं और अपना घर गाड़ी बंगला सब कुछ जुटाना चाहता है वैसे तो इंसान, पर सबसे मूलभूत आवश्यकताओं के तौर पर या एक सपने के तौर पर अगर देखता है तो वो देखता है कि एक उसका घर होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो देखो, ये तो कहते हैं ना मूलभूत आवश्यकता हो गई कि घर, क्योंकि जब घर होगा तो आप के लिए समझिए कि एक कहीं ठहरने की, बैठने की, आपकी जिंदगी को भी एक रोक लगाने का स्थान मिल जाता है। हम कहीं भागे भागे तो नहीं फिरेंगे। बिल्कुल, वापस लौट के बोलते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। तो बुद्धू के पास घर होना चाहिए लौटने के लिए, और होशियारों के पास तो अपना घर होता ही है, क्योंकि वो तो इस तरह से कुछ ना कुछ जुगाड़ कह सकते हैं या कह सकते हैं संचय करते हैं कि कम से कम अपना घर वो ले सकें। और हमारा अपना घर है, ये बोलना है, मतलब अपने आप में सबको बहुत अच्छा लगता है कि अपना घर है, हमारा घर है। जी, छोटा हो या बड़ा हो, हम जैसा जैसा जिसकी जो सामर्थ्य होता है, हम उस अपने उस सामर्थ्य के लिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार या अपनी शक्ति के अनुसार जितना हम कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा बचा के कैसे भी करके अपना एक घर तो बना लेते हैं। बिल्कुल, और अपना घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और फिलहाल जो हमने बात करना सोचे थे ना कि ये तेरा घर ये मेरा घर, जो हमारा एक विषय है, उस विषय में हम ये बात करना चाहते हैं कि महिलाएं इन दिनों कैसे अपने घर को देखती। घर बनाना कह सकते हैं, घर बनाना हमेशा महिलाओं के जिम्मे पर आता है, लेकिन अपना घर बनाना या अपना घर खरीदना, वो आजकल इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि महिलाओं का रुझान इस ओर हो गया है। क्योंकि एक शोध से पता चला है कि इन दिनों किशोरी युवतियों में घर खरीदने का चलन बढ़ गया है। घर खरीदने वाली 47% लड़कियां 25 से 35 साल की उम्र की हैं, जबकि 41% लड़कियां 35 से 45 साल की हैं। यानी कि जो युवा लड़कियां हैं उनके अंदर एक घर बसाने की तो इच्छाएं जो हैं वो शायद होंगी, क्योंकि वो एक कह सकते हैं कि एक रहती है ऐसी इच्छाएं, और आसपास के लोग बोलते रहते हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अपना घर बनाने की जो इच्छा है वो बलवती होती जा रही है। बिल्कुल, और देखो ना नेहा, हो भी क्यों ना अच्छी, जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो आप अच्छी जगह नौकरी करते हैं या आप किसी उच्च पद पर जब आपको काम मिल जाता है, आप इतना कमा लेती हैं अगर कि उसमें से बहुत आराम से बचा के निकाल के, या यूं कहिए कि लोन वगैरह सब ले लुआ के हम लोग नहीं कोशिश करते हैं कि अपना घर हो जाए। तो ये सपना ऐसा थोड़ी कि सिर्फ पुरुषों को ही बस ये हासिल है कि आप ही ये सपना देखो और आप ही ये पूरा करो। महिलाएं भी और युवा, जैसे तुम कह रही हो कि आजकल युवा लड़कियों में बहुत ये चलन हो गया है कि शोध कह रहा है कि क्योंकि करियर को लेकर काफी सक्रिय हो गई युवाएं और युवा लड़कियां जो हैं, महिलाएं हैं, और धीरे धीरे वो एक कह सकते हैं सामाजिक ढांचे में भी बदलाव आ रहा है। जो पहले एक कुछ चीजें थी जो कि पुरुष वर्ग के लिए खास थी कि भाई इन्हें घर चलाना है और महिलाएं जो है उन्हें घर संभालना है, तो उस तरीके से कई जगह पर विपरीत हो गई परिस्थितियां। कई जगह पर पुरुष भी घर संभालते हैं और कई जगहों पर महिलाएं जो है बाहर के सारे काम देख रही हैं। तो ये एक समानता का जो वातावरण है वो आता जा रहा है। और इस बारे में जब हम बातें कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि एक घर का मायने क्या हो सकता है किसी के लिए, कि अपना घर है, वो अपना घर है, जो वो बोलने में जो वो एक भाव आते हैं ना मन ही मन, तो उसमें ऐसा लगता है कि भाई अपना घर है तो कितनी अच्छी बात होगी। बिल्कुल, और अपना घर बनाने में जरूरी थोड़ी है कि भाई पुरुष ही बनाए वो ही देखे, महिलाएं भी दोनों कहीं कहीं क्या बहुत सारी जगह दोनों मिलके कमाते हैं और दोनों अपना घर बसाते भी हैं और बनाते भी हैं। देखिए दीपा जी, अभी घर बनाने और घर बसाने वाली जो बातें आ गई ना कि अपना घर तो एक ना सपनों का घर बन जाता है धीरे धीरे, ऐसे सोचते सोचते मन ही मन। तो ऐसा जब सपने में चले जाते हैं, कल्पना में चले जाते हैं, तो गीत सुनने का मन करने लगता है। तो चलो पहले सुन लेते हैं। छोटा सा घर अपना, छोटा सा घर अपना, अपने जीवन का सपना ये टूट ना जाए सजना।
तो छोटे से घर की बात होती है, बिल्कुल ऐसे ही कल्पना होती है हर एक की कि हमारा अपना घर होगा, उसके बाहर आंगन होगा, उसमें ये करेंगे, वो करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा सजाएंगे, हमारा अपना घर होगा। खासकर जब हम किराए के घरों में रहते हैं तब हमें ऐसा लगता है कई बार कि जब हमारा अपना घर होगा ना तो हम ये सारी चीजें ये बातें तो जरूर होती है। और बिल्कुल। किराए के घर में फिर हम वो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट भी कर लेते हैं कि हाँ अभी रहने दो, जब हमारा खुद का घर होगा ना तो हम उसमें ऐसा करेंगे। बिल्कुल। और देखो ना, जब बात घर लेने की है तो कई जगह पे ऐसा भी देखा है ना नेहा कि जो टैक्स है, कर जो है, उसको बचाने के लिए भी महिलाओं के नाम पे घर कैसे कर देते हैं कि भाई दोनों है, जोड़ी है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके लेते हैं, लेकिन घर महिला के नाम पे। हाँ, कई बार वो पत्नी के टैक्स नाम से पे कर बचने के लिए देते हैं। लेते हैं, लेकिन इन दिनों तो महिलाएं खुद बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो करदाता हैं वो कर देती हैं। हाँ। और वो खुद अपनी संचय कर करके वो अपने नाम पर अब वो घर लेने की जो उनकी प्रवृत्ति बढ़ गई है, वो कह सकते हैं काबिले तारीफ है। महिलाओं को इस विषय में सोचना चाहिए कि उनका अपना एक घर है। और वो कई बार ऐसी बातें चलती है ना कि भाई तुम मायके में कहा जाती है भाई तुम उस घर की हो, और ससुराल में कहा जाता है कि भाई उस घर से आई हो। कई बार अक्सर ऐसा होता है। महिलाओं पर इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन मैंने ऐसे है मेरी जानकारी में ऐसी लड़कियां, ऐसी महिलाएं जो कि जिन्होंने के सपना ही था कि मुझे मेरा घर लेना है, मेरी कमाई से, और मेरा घर लेना है, और लिया भी। बहुत तो अच्छे ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जो है बदलाव आ रहा है। और जिसका ये सपना था उसको उसके घर के सारे जो पुरुष थे उन्होंने खूब सपोर्ट किया और उसको बहुत प्रोत्साहन दिया कि हाँ तुम जरूर लो। ये होना चाहिए कि पुरुष वर्ग की ओर से प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि भाई आप अपना घर लीजिए, क्योंकि देखिए अपना घर मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पुरुष वर्ग भी अपना घर ले रहा है या महिलाएं भी अपना घर ले रही, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अकेले वहां रहने वाले। बिल्कुल। तो रहना तो सबको साथ ही, क्योंकि घर तो एक साथ के साथ एक परिवार के साथ ही बनता है। लेकिन वो जो एक कह सकते हैं एक जिम्मेदारी की भावना भी आती है, साथ ही साथ एक आत्मविश्वास अलग सा बढ़ता है। बिल्कुल लगता है कि हाँ हमने कुछ कुछ किया। एक जो नौकरी मिलती है उससे भी एक लगता है कि हाँ हमने कुछ किया, काम हम कर रहे हैं खुद से। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे परिवार है ना नेहा जहाँ की संतान 2 बेटियां ही हैं या एक ही बेटी है। और तो फिर ऐसे परिवार में माता पिता क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? माता पिता जब वृद्धावस्था में या ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो अच्छे अपने आप से चल न पाते हो, या उन्हें किसी तरह की बीमारी हो गई, कुछ हुआ, कुछ परेशानियां हैं जहाँ उनकी देखभाल की जरूरत है, या उनको समय समय पे डॉक्टर को ले जाने की जरूरत है। तो भाई भले ब्याह हो जाए, ये तो संस्कृति है, हमारा संसार है कि ब्याह हो गया, शादी हो गई है, लेकिन लड़की को कई बार अपने माता पिता को अपने पास रखना पड़ता है, और बिल्कुल भी है। और ये एक तरह से आम सा होता जा रहा है। अब ऐसा नहीं समझा जाता कि भाई हम बेटी के घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि बेटा बेटी का जो भेदभाव है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है, थोड़ा थोड़ा काफी कम होने लगा है कह सकते हैं हम। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो दोनों बराबर ही हैं। बिल्कुल। अगर परवरिश दोनों की बराबर तरीके से हुई है और परवरिश करते वक्त उतना भेदभाव नहीं रखा गया है, तो फिर लड़कियां भी लड़कों वाले काम क्यों ना करें? क्यों वो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकते? वो दूसरे के माता पिता का ध्यान रख रही हैं, वो अपना भी साथ में रख सकती हैं सबका। और जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाएं अब काम कर रही हैं, तो जब वो सुबह से चली जाती हैं, शाम को आती है, तो ऐसे में कई सारे घरों में लड़की जो महिला है घर में, उनके माता पिता उनके साथ ही रहते हैं, ताकि वो उनके घर का भी ध्यान रख सके। जब उनके बच्चे हैं तो उनका भी ध्यान रख सकें, ताकि बच्चे बहुत छोटे जब होते हैं तो किसी न किसी की जरूरत होती है घर में, जो उनको स्कूल तक छोड़ना या बस स्टॉप तक छोड़ना है, या ट्यूशन पे कहीं बच्चा जा रहा है तो जब कब जा रहा है, कब वापस आ रहा है, जब तक कि वो पूरा जिम्मेदार ना हो जाए। तो ऐसे कई परिवार शायद आपके भी निगाह के सामने से आए होंगे, जहाँ पर महानगरों में तो ऐसे कई परिवार देखने मिल रहे हैं। अब छोटे छोटे शहरों में, गाँव में भी इस तरह के परिवार हमें देखने मिल रहे हैं, जहाँ लड़कियां अपना खुद का घर ले रही हैं, जहाँ लड़कियां अपने माता पिता का ख्याल रख रही हैं और सारे काम इस तरह के कर रही हैं। जब सारे कामों में अब कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है स्त्री, हमारी सखियां सब चल रही हैं, और हमारे जो भी श्रोता मित्र हैं वो इस बात में उनका सहारा बन रहे हैं बहुत सी जगहों पर। और अगर नहीं भी बन रहे हैं तो उन्हें बनना चाहिए। तो इस विषय में वो भी सोचें, सखियां भी सोचें, और जिन सखियों ने अपना घर ले लिया है उन्हें हम बधाई देते हैं, और जो सखियां ये स्वप्न देख रही हैं उन्हें हम शुभकामनाएं देते हैं कि जल्द से उनका घर बन जाए। और इसके साथ ही क्या करें, अब हमारे घर जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि सखी सहेली कार्यक्रम की समाप्ति पर हम पहुंच चुके हैं। घड़ी ने इशारा किया है। तो अब सभी सखियों सहेलियों से नेहा शर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।